पिछली क्लास में हमने साउंड्स को देखा कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो साउंड्स हैं वो कौन सी टाइप की वेव्स हैं। साउंड वेव्स की बात की थी, तो साउंड कौन सी टाइप की वेव्स हैं। तो साउंड्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इतनी ज़्यादा हमने जानकारी ले ली थी। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करेंगे। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का क्या मतलब है, मतलब कि कुछ ऐसी खसूसियत होती हैं आवाज़ों की, साउंड्स की कुछ ऐसी खसूसियत होती हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हमें कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा ऊंची सुनाई देती हैं और कुछ मध्यम सुनाई देती हैं, और ऐसा क्यों होता है वो हम जानेंगे। वो साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है, या कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। हम बात करेंगे सबसे पहले लाउडनेस की। लाउडनेस साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम फेंट एंड लाउड साउंड में फ़र्क बता सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि ये आवाज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ है और ये बहुत ज़्यादा मध्यम आवाज़ है। तो ये होती है हमारे पास लाउडनेस। अब ये लाउडनेस डिपेंड किन चीज़ों पर करती है, हम बारी बारी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या मतलब होता है। हमें पता है कि जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होती हैं। हम उस बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं और तभी जाकर साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में ये बातें सीखी थी कि साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर साउंड को प्रोड्यूस करना है तो किसी बॉडी को हमें वाइब्रेट करना पड़ेगा। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास एक वेव पैटर्न देती है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, या इस तरह वेव के फॉर्म में होता है। अब जब वेव्स की फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है उसके क्रस्ट और ट्रफ बन रहे होंगे। तो यहाँ पर जो उसके मेन लाइन होती है, रेफरेंस लाइन से आप इसको मेन पोजीशन भी कह सकते हैं, इससे इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब अगर साउंड्स को जितने ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी उसकी ये एम्पलीट्यूड उसका जितना ज़्यादा होगा, और जिसकी लाउडनेस कम होगी यानी फेंट साउंड होगी उसका ये एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम होगा। तो अगर किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो आवाज़ हमें ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी, और अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो हमें मध्यम सुनाई देगी। तो यहाँ पर उसका एक ग्राफ बना हुआ है, यह है लार्ज एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो तब साउंड हमारे पास क्या है, लाउड है। और ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो ये हमारे पास क्वाइट है, मतलब कि मध्यम आवाज़ है, फेंट साउंड है। तो ये होता है सबसे पहले कि वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है। अब एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या मतलब होता है। फर्स्ट करेंगे एक बहुत बड़ा ड्रम है और उस ड्रम के ऊपर किसी चीज़ से हम हिट करके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में एक छोटा सा ड्रम है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा ढोल है और एक ढोलक है और उससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम जिसका डायफ्राम बहुत ज़्यादा होगा तो उस वक्त जब हम उसको वाइब्रेट करेंगे तो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। यही वजह होती है कि एक बड़े ढोल की आवाज़ होती है वो हमें दूर दूर तक सुनाई देती है। क्यों हमें दूर दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि जिस डायफ्राम को हम हिट करके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, यानी वो वाइब्रेटिंग एरिया। आप देखें अगर उसके डायफ्राम पर किसी चीज़ से हिट करते हैं तो वो पूरे का पूरा वाइब्रेट करता है, तभी तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो वो वाइब्रेटिंग एरिया जितना ज़्यादा होगा साउंड उतनी ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। अगर वही वाइब्रेटिंग एरिया कम होगा तो साउंड हमें कम सुनाई देगी। इसकी एक दूसरी एग्जांपल ट्यूनिंग फॉक की लेते हैं। ट्यूनिंग फॉक को अगर किसी रबर पैड पर मारे तो हमें एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई देगी। ट्यूनिंग फॉक की बात भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी और उसकी एक डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई थी कि ये किस तरह का होता है, तो आप बेशक वो पिछला लेक्चर भी देख लीजिएगा। तो रबर पैड पर मारने से हमें एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई देगी। अगर उसी ट्यूनिंग फॉक को हम एक बड़े से बेंच के ऊपर उल्टा रख देते हैं तो तब भी वो वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो हमें ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। उसमें फ़र्क क्या होगा, रबर पैड का जो एरिया होता है वो कम होता है, जबकि एक बेंच जो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े से बेंच की बात कर रहा हूँ तो उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। यही वजह होती है कि वो हमें ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। तो दो बातें हमने पढ़ ली, एक एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और दूसरा हमारे पास है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एक और फैक्टर भी होता है जिससे लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी ये बहुत सादा सी एग्जांपल है। मैं आपको बताऊं कि कोई शख्स हमारे करीब खड़ा होकर बोल रहा है, अब नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा है तो हमें उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही थी। अगर वही नॉर्मल गुफ्तगू करते करते वो हमसे दूर चला जाए तो हमें उसकी आवाज़ कम सुनाई देगी, और जब बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा एक वक्त आएगा कि वो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि वो शख्स क्या बोल रहा है। उसकी रीज़न क्या होती है, जब वो हमारे करीब होता है तो तब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है,
जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है यानी हमसे वो दूर जाता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। बात मैं कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड की। देखें एम्पलीट्यूड का यही मतलब जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, यानी इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा होगा, कम होगा, कम होगा और फिर बिल्कुल कम होगा, और जब इस तरह से हो जाएगा तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो ये डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है लाउडनेस। तो ये वैसे भी आपको अंदाज़ा हो गया, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि कोई शख्स हमारे करीब होगा तो हमें ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, अगर वो हमसे दूर चला जाएगा तो हमें कम आवाज़ सुनाई देती। इसका एक और फैक्टर फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अब कोई शख्स है, उसके बिल्कुल सेहतमंद कान है, तो मतलब कि उसको कानों का किसी किस्म का कोई मसला नहीं, तो वो एक नॉर्मल आवाज़ होगी, वो अच्छे से सुन सकता है। लेकिन अगर कोई उम्र रसीदा शख्स है या जिसके कानों का कोई मसला है, अगर उसके करीब खड़े होकर भी आप बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे तो तब भी उसको नॉर्मल ही सुनाई देगा। तो बेशक आप उसके करीब ही खड़े हों तो लेकिन उसको सही तरह सुनाई नहीं देगा। तो इसकी रीज़न क्या है, उसकी फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है लाउडनेस, कि क्या सुनने वाले कान जो है वो किस हद तक ज़्यादा सेहतमंद है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लाउडनेस के बाद जो फैक्टर आता है वो है पिच। पिच साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड में फर्क बता सकते हैं। अब श्रिल एंड ग्रेव साउंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम एक बारीक आवाज में और एक भारी आवाज में फर्क बता सकते हैं। अब इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो फ्रीक्वेंसी पर होता है। जैसे मैंने आपको लाउडनेस का बताया ना, लाउडनेस का ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं, जो लाउडनेस होती है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतने ज़्यादा हमें आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। जबकि पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही हैं। अगर ये साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ नीचे देखें, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, यहाँ से इस पॉइंट तक ये एक वाइब्रेशन है। अगर ये वाइब्रेशन यानी ये एक क्रस्ट है, ये एक दूसरा क्रस्ट है, ये तीसरा क्रस्ट है, ये क्रस्ट बिल्कुल करीब करीब हो तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा है। और अगर ये दूर दोनों तो ये फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे कम है, जैसे कि आपको इससे ऊपर वाली डायग्राम नज़र आ रहा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसके साउंड की पिच ज़्यादा होती है, इसका मतलब है वो साउंड बारीक होगी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है उसकी साउंड की पिच भी लो होगी और वो आवाज़ हमें थोड़ी भारी सुनाई देगी। बच्चों की और औरतों की जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और उसकी पिच भी हाई होती है। यही वजह होती है कि उनकी आवाज़ हमें बारीक सुनाई देती है। जबकि जो मर्दों की आवाज़ होती है उसकी पिच लो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी लो होती है और उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से उनकी आवाज़ हमें भारी सुनाई देती है। वेवलेंथ का तलक तो ये आ गया ना, जैसे यहाँ से इस डिस्टेंस को कहूँगा तो ये एक मुकम्मल वेवलेंथ है। तो अगर ये करीब करीब होते तो ये वेवलेंथ कम होती, जैसे कि यहाँ पर इसकी वेवलेंथ इतनी बनती है। अगर मैं यहाँ देखें, यहाँ से तो एक जैसी है, इसकी यहाँ तक आ रही है और इसकी यहाँ तक आ रही है, तो इतना बीच में डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटी। अब क्वालिटी में जैसे हमने बात कर दी, एम्पलीट्यूड की भी बात कर दी, लाउडनेस की भी बात कर दी, पिच की भी बात कर दी है। लेकिन दो ऐसी आवाजें हो जिसमें लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, बिल्कुल एक जैसी आवाजें, लेकिन उसके बावजूद भी हम आवाज में फर्क बता सकेंगे ये कौन सी आवाज है। फर्ज करें कि एक पियानो की आवाज है और एक गिटार की आवाज है या किसी फ्लूट की आवाज है। तो आप कमरे से बाहर खड़े हैं और कमरे के अंदर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं और दोनों की जो लाउडनेस है और पिच है वो सेम है। आप फिर भी बता सकते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है और ये गिटार या फ्लूट की आवाज़ है। तो आप ऐसा कैसे बता सकते हैं? ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाती है कि साउंड की क्या क्वालिटी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो थोड़ा सा लेंथी है और पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा।